डाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत कहती है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से अपोजिशन लीडर के साथ किसी किस्म की मुशावरत नहीं की जाएगी, क्योंकि अपोजिशन लीडर खुद नैब ज़दा हैं, उनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं। अब ये हुकूमत की बड़ी अजीबो गरीब सी मंतक लगती है, क्योंकि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हुकूमत को डेफिनेटली चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करनी है, जैसा कि माजी में अपोजिशन लीडर ना होते हुए भी वजीर आजम इमरान खान साहब से मुशावरत जरूर की गई थी। माजी में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से ऑन बोर्ड जरूर लिया था। तो ये हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत आखिर किस ज़ाब्ते, किस कानून के तहत चल रही है? सबसे पहले तो जो नैब के चेयरमैन की मुद्दत में तोसी है वो गैर कानूनी है, उसका कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि जो चेयरमैन नैब की मुद्दत होती है उसके अंदर तोसी का कोई भी आंसर जो है, उसमें कोई भी जो लकूना है वो मौजूद नहीं है। लेकिन अब हुकूमत ऐसा करने जा रही है तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मोटिव इसके पीछे क्या है, और फिर जो तरीकाकार अपनाने जा रही है उस तरीकाकार पे भी बहुत से सवालात खड़े होते हैं। और लगता यही है, अब 4 साल, चौथे साल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत दाखिल हो चुकी है, तो मुसलसल ये तासुर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के हवाले से जड़ पकड़ता जा रहा है कि हुकूमत हर इदारे के साथ, अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ वाज़े टकराव में है। और इसका एक और सबूत इलेक्शन कमीशन के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के झगड़े में वाज़े है। ये झगड़ा किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा, इसमें रोजाना की बुनियाद पे शिद्दत आती जा रही है। आज भी हुकूमत के 2 अहम ओहदेदार, खासतौर पे आजम सवाती विफाकी वजीर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे मजीद नए इल्जाम धर दिए और यहां तक कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सुल्तान सिकंदर वो बड़े मियाँ की, यानी कि नवाज शरीफ की जेब की घड़ी हैं और छोटे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हाथ की छड़ी है। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है, सियासी इल्जाम है। सिर्फ यही नहीं, फवाद चौधरी साहब ने ये बड़े संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पॉलिटिकल मोटिव्स रखने का और सियासत ज़दा होने का इल्जाम लगाया। सो इन 2 मामलात के हवाले से आज प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। और इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब तक वो अपोजिशन लीडर थे तो सवालात किया करते थे कि जो तोहफे मिलते हैं जो गैर मुल्की दौरों पर सरबराहान मुमलिकत को, खासतौर पर वज़ीर आज़म को, तो वो बताया करते थे कि बड़े कीमती तहाइफ मिलते हैं जिनको पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए साबिका जो वज़ीर आज़म है वो इस्तेमाल करते रहे। ये इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर होते हुए इल्जामात लगाते थे। और अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो आपको मालूम है कि तोशा खाना के रेफरेंस जो हैं वो भी चल रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ है, आसिफ जरदारी के खिलाफ है, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ है। लेकिन अब जब एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी शहरी वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले गैर मुल्की तहाइफ की तफसीलात जानना चाहता है उसी तोशा खाने के हवाले से, तो हुकूमत जवाब देती है कि जी हम ये तफसीलात नहीं दे सकते कि कौन कौन से तहाइफ मिले, कहाँ पर गए, किसके इस्तेमाल में आ रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि ये कौमी वक़ार के खिलाफ है और दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी इससे मजरू होते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है गवर्नमेंट की तरफ? तो ये चंद एक बुनियादी सवालात हैं जिनका हम आज प्रोग्राम में आगाज करेंगे। इन पर सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। मेरे पास बड़े जबरदस्त, बड़े सीनियर, बड़े काबिल एहतराम गेस्ट जो हैं वो आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, कौमी असेंबली में चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा है निसार खोड़ो साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करना था सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने, लेकिन एन टाइम पे उन्होंने अपनी कमिटमेंट से जो है वो रूगर्दानी की है, जो कि कम अज कम इतने सीनियर रहनुमा को जेब नहीं देता। तो ये बड़ा
गैर मुनासिब किया है राना तनवीर हुसैन साहब ने कि एंड टाइम पे प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने जो है कमिटमेंट अपनी ड्रॉप कर दिया। मुस्लिम लीग नून का इस प्रोग्राम में कोई मौक़िफ़ नहीं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राना तनवीर हुसैन ही जिम्मेदार है। आमिर डोगर साहब, ये 2-3 चीजें जो मैंने गिनवाई, जिनका मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जो है वो बात की, एक तो चेयरमैन नैब के हवाले से आप लोग किस तरह ये तकर्री करने जा रहे हैं जबकि आप अपोजिशन लीडर से बात ही नहीं करेंगे, और अपोजिशन लीडर अगर नैब ज़दा है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और इलेक्शन कमीशन की दीगर तकर्रियों के हवाले से वहां पर भी तो वजीर आजम साहब उसी अपोजिशन लीडर को खत लिखते हैं। तो क्या मतलब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, जहां आपको पसंद आएगा वहां पे आप जरूर मुशावरत करेंगे, जहां नहीं पसंद आएगा वहां अपनी मर्जी करेंगे, मनमानी करेंगे। आमिर डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा। जहाँ तक चेयरमैन नैब की तकर्री की बात की है आपने, हुकूमत कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाएगी जो कानून से बालातर हो। उसमें जो एक आइन में जो तरीकाकार तयशुदा है कि मुशावरत के साथ हाउस ऑफ लीडर और अपोजिशन के साथ तय करके फिर एक चेयरमैन नैब की तकर्री होगी, तो ये आपकी खबर हो सकती है, मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, अच्छा, एक कौन मिनट, नहीं जानता एक मिनट, यहीं पे नैबज़दा हैं, यहीं पे ठीक, वो दूसरी बात आप जरूर मुकम्मल करें, लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ जरूर मुशावरत करेंगे चेयरमैन नैब की तकर्री पे। देखिए, जो आइन में तरीकाकार तय है इमरान खान साहब उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, उससे बाहर वो नहीं जाएंगे। अच्छा, ये आज फवाद चौधरी साहब ने जो है, फवाद चौधरी साहब का बयान आया था, वो कह रहे थे कि जी अपोजिशन लीडर जो है वो नैबज़दा हैं, तो हम उनसे कैसे बात करें, हम तो बात नहीं करेंगे। जी, ये अब सवाल मैं भी आपके सामने रखता हूँ कि एक अपोजिशन लीडर जो जिनके ऊपर सीरियस संगीन इल्जाम है नैब के और करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन उनके सामने आप सबके सामने आया है और बहुत सारे केसेस ओपन एंड शट हैं। बेशक वो बेल पर हैं, लेकिन आप सब जानते हैं उसमें मेट्रो हो या बाकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों, वो कोई एक केस तो उनके ऊपर नहीं है, अब 2 दर्जन से जायद केस हैं। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है ये मुशावरत का ये जो कानून चेयरमैन नैब की तकर्री का साबका पार्लियामेंट में बना था, तो ये चीज़ भी सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन अभी एक नई बात सामने आई है तो उसका भी कोई ना कोई रास्ता तो अब निकाला जाएगा। चेयरमैन नैब की तकर्री, नई बात ऐसी सामने आई है कि एक इदारा जिसका काम है एहतसाब करना और उसकी तकर्री करनी है मुल्क के 2 बड़े उन लोगों ने जिनको अवाम का मैंडेट हासिल हो वज़ीर आज़म की शक्ल में और अपोजिशन लीडर को मैंडेट मिलता। अपोजिशन में जितनी पार्लियामेंट में जमातें MNAs होते हैं, भले वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, उन दोनों को अगर आप देखें कायदे हस्ब इख्तिलाफ और कायदे अपोजिशन को कायदे ऐवान को मैंडेट तो पब्लिक की तरफ से ही होता है, लेकिन एक ऐसा अपोजिशन लीडर जो खुद नैबज़दा हो उसमें आगे क्या किया जाए, तो उसकी कोई इखलाक की जवाज कोई कॉमन सेंस नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजों के जवाब दे दीजिए, बल्कि पहले एक बुनियादी सवाल खुद चाहिए होगा, एक नई सूरत हाल क्योंकि ये इवॉल्व हुई है। अच्छा, तो ये तो खुद मेरा ख्याल है कि अपोजिशन लीडर को खुद चाहिए होगा कि वो अच्छा नई सूरत हाल तो ये डेवलप हुई है कि हुकूमत चेयरमैन नैब को तौसी दे रही है, जबकि नैब के चेयरमैन की मुद्दत में ऐसे कोई कानूनी शिक जो है मौजूद नहीं है कि उनको एक्सटेंशन मिल सके। तो नई चीज तो आप ला रहे हैं और नैब के ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि सदर, वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ये तीनों मुशावरत से चेयरमैन नैब को जो है अपॉइंट करेंगे। सो आप फिर कानून के खिलाफ जा रहे हैं ना। लेकिन मुझे एक बुनियादी सवाल का जवाब देते हैं, फिर तो इल्जाम इमरान खान साहब पर भी, मेरा सवाल ले लें आमिर डोगर साहब, फिर तो इमरान खान साहब पर भी फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, इल्जाम उन पर भी मौजूद है ना, लेकिन वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार हैं। या तो आपका ही फॉर्मूला लिया जाए कि कोई केस ज़्यादा है, इस तरह तो आपके कितने विफाकी वज़ीरा पर केसेस चल रहे हैं, कैबिनेट सारी की सारी आपकी बैठ जाए, घर चली जाए, छोड़ दे। नहीं, आप उसको मिक्स कर रही हैं। पाकिस्तान के जो धरना के दौरान इमरान खान साहब के ऊपर केस बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं फॉरेन फंडिंग केस की बात कर रही हूँ जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। मुकदमा फॉरेन फंडिंग का कोई मुकदमा जो चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन में है, वो नैब में नहीं है।
बात हो रही नहीं, है केस ज्यादा तो है ना, मतलब केसेस तो है ना। चले आपके जो वफाकी गुजरा पर नैब के केसेस हैं या जो आपके वफाकी गुजरा के केसेस सवाल ही नैब में आपका, पेंडिंग मैं है। समझता हूँ आपका ये सवाल ही नहीं बनता, मेरा ये सवाल ही आपका नहीं बनता। इस तरह तो फिर आप जो है वो बात को मिक्स कर जाएंगी। सिर्फ नैब की बात मैं आपसे करूंगा। मैं सिर्फ आपके इस बुनियादी फॉर्मूले को अप्लाई कर रही हूँ ना कि आपके मुताबिक अगर जिस इदारे में केस चल रहा हो तो फिर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए, क्योंकि केस वहां पे चल रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, फिर तो इलेक्शन कमीशन की तकर्री और तैनातियों के लिए इमरान खान साहब मुशावरत नहीं कर सकते। फरीदा, बड़ी सिंपल बात है कि इमरान खान की जात और इन तमाम चीज़ों से आप सब जानते हैं, एक ये इस तरह की तैनातियां एक तो एक आदमी की आम एक शख्सियत का परसेप्शन भी होता है। तो अब इमरान खान को शहबाज शरीफ के साथ उसको सोटी में तो नंबर 1 ना मिला है। नंबर 2 ये कि सर ये आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकता है, लेकिन हम तो बीइंग द न्यूट्रल जर्नलिस्ट हम तो सवाल करेंगे ना। खान का, मैं इमरान खान का सिपाही हूं तो मैं अपना पॉलिटिकल बिल्कुल सर, आपकी जगह रान तनवीर होते जो कि नहीं है, जो कि उनकी अपनी गलती है, तो वो शहबाज शरीफ को डिफेंड कर रहे होते। शहबाज शरीफ को भी और इमरान खान को भी तो आप ज्यादती करेंगी ना, इस कौम के साथ भी और पीटीआई के लोगों के साथ। सर ये आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैं एक यहाँ पर न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पे मौजूद हूँ। राना तनवीर अगर होते जो कि नहीं है, उनकी गलती है, तो वो शहबाज शरीफ को डिफेंड करते। गरीदा, मैं फिर मैं वही बात करूंगा कि ये जो भी फैसला होगा कानून के मुताबिक होगा। और अगर अभी तो इमरान खान के आपकी बात में वजन यूं है, मैं आपकी बात को चलो आगे बढ़ाता हूं। अगर कभी एक वज़ीर आज़म जो खुद नैब के केसेस भुगत रहा हो और नैब से वो सारे मामलात में खुद जो है वो पेश हो, तो फिर क्या इखलाकन उस वज़ीर आज़म को चेयरमैन नैब की तकर्री करनी होगी? कोई इसकी इखलाकी जवाब तो नहीं बनता होगा। लेकिन ये एक लंबी बहस है ये, क्योंकि आपने एक कानून बना, पार्लियामेंट में इस पर बहुत डिस्कशन हुई 2008 की असेंबली में गालिबन। उसके बाद नैब के चेयरमैन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जजों की तैनाती का एक तरीकाकार थ्रू पार्लियामेंट तय पाया गया। ठीक है। तो उसका ये एक हिस्सा है। अब एक नई चीज इसमें आई है, तो देखें ये हर चीज, क्योंकि हम एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं, तो हर नए दिन कोई ना कोई नई चीज सामने आ जाती है। तो चीजें वक्त के साथ खुद ब खुद सेटल्ड होंगी, लेकिन कानून के मुताबिक होनी चाहिए, मेरिट पर होनी चाहिए, शफाफियत के साथ। मतलब कोई वाज़ेह सोच नहीं है ना, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। डे टू डे आप लोग असेसमेंट कर रहे होते हैं, आज ये हो गया तो चलें आज कानून बना हुआ है। नहीं सर, मैं वही तो गुजारिश कर रही हूँ सर, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं निसार खोड़ो साहब की तरफ फिर जाती हूँ। रीएड्रेस करना है, मैं जा रहा हूँ, रिविजिट करना है। नहीं निसार खोड़ो साहब आपकी तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा भैया निसार खोड़ो साहब, अच्छा चले, मैं निसार खोड़ो साहब की तरफ जाती हूँ। बड़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, हमारी बहस सुन रहे हैं। जी प्लीज निसार खोड़ो साहब, चले आप इसका कुछ तस्फिया कर दें। आप अपोजिशन में से ही हैं इस वक्त। जो अपोजिशन लीडर की जमात है, राना तनवीर साहब, उन्होंने तो बड़ा गैर मुनासिब काम किया है। आपकी सारी एंड टाइम पे उन्होंने हमें जो है कमिटमेंट से ड्रॉप कर दिया है। बट निसार खोड़ो साहब, आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन लीडर नैब ज़दा है? आपकी सारी बहस, सवाल तो ले लें, बोलने तो देना आप भी। चले मैं सवाल कर दी ना, आप बोले। मैंने आपकी खोड़ो साहब बोले, खोड़ो साहब बोले बोले खोड़ो साहब। देखें, ये 18वीं तरमीम के बाद फैसला हुआ। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। नैब का चेयरमैन का जो टाइम पीरियड है वो भी एक्सटेंड नहीं हो सकता। मैं यही तो गुजारिश कर रही थी आमिर डोगर साहब को। सुने तो सही ना, फिर मेरा जवाब तो सुन लेना। फिर आप न वो टाइम एक्सटेंड हो सकता है और न मशावरत के बगैर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। मशावरत किसके साथ? लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ। कौन मशावरत कर देगा? लीडर ऑफ द हाउस करेगा। ये दोनों मशावरत करके सी नाम पर कंसेंसस बनाएंगे, फिर प्रेसिडेंट साहब उसकी अनाउंसमेंट करेगा। सदर भी करेगा उसका, सदर साहब अनाउंसमेंट करेगा जनाब। और दूसरी बात, अब अचानक देखें ना, फरोगे तकसीम साहब ने कह दिया कि जी शहबाज शरीफ फरोगे तकसीम नहीं, फरोग नसीम नाम है उनका, फरोगे तकसीम नहीं है। नहीं, फरोगे तकसीम है, फरोगे तकसीम नाम है। अच्छा
कभी आपके भी इत्तेहादी रहे हैं, तकसीम कभी उनमें और आप में भी करार था, आपको याद हो कि ना याद हो? नहीं, ये बात नहीं करो, ये नहीं बात करो। फरोग तकसीम को सब जानते हैं। अच्छा, जानबूझकर उन्होंने मसला पैदा किया। वजीर कानून कहलाते हैं, पता नहीं क्या है, जो भी है, कि जी शहबाज शरीफ पर ये अखलाकी तौर पर यूं नहीं है। अखलाकी तौर पर अगर इस बंदे को, इस शहबाज शरीफ को एमएनए के तौर पर माना गया है कि वो एमएनए हो सकता है, तो फिर अंडर ट्रायल प्रिजनर इलेक्शन लड़ सकता है। तो फिर कन्विक्शन नहीं आई तब तक सारे इनोसेंट हैं, जब तक कन्विक्शन आ जाए। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो अखलाकी जवाज की बात करनी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक सवाल ले लेना, अखलाकी तौर पर यहाँ पे एक सवाल ले लें थोड़ा सा। एक सेकंड। बाकी रही बात कि मैं आपको पहली दफा क्रेडिट दे रहा हूं कि आपने इमरान खान को भी बिल्कुल उसी कटहरे में लाके खड़ा कर दिया कि जी उसके पार्टी के ऊपर, उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम है, तो फिर वो भी किसी एडवाइस देने का मजाज नहीं है। सर हम तो हमेशा सवाल करते हैं, आप क्रेडिट दें या ना दें, हम तो हमेशा सवाल करते हैं। आज आपने सवाल सुन लिया है, आज आपने सुन लिया सवाल। चले, अच्छा मेरा एक और सवाल ले लें, बड़ा आज जाना सा मेरा एक सवाल ले लें। बात तो ठीक कह रहे हैं आमिर डोगर साहब अपेरेंटली, जहां पे मॉरल एथिक्स की, मॉरल बुनियाद की बात आ जाए, आपने कहा जी एमएनए बन गया तो मॉरल अथॉरिटी की तो बात ही ना करें, लेकिन हर एमएनए के साथ 372 हैं, कितने एमएनए हैं, हर एमएनए के साथ तो मुशावरत नहीं होती ना चेयरमैन नैब के लिए। एक एमएनए के साथ होती है जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनता है। तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की सीट के साथ इख्तलाफ है हुकूमत का कि जी आप नैब ज़दा हैं, एमएनए के साथ नहीं। आपके 374, 372 जितने भी एमएनएस हैं, हर एमएनए के साथ तो नहीं होते ना। 342 सॉरी। देखें, बात सुने, ये शहबाज शरीफ साहब अभी अपोजिशन लीडर हैं, ये क्या अपने रुफका से मशवरा नहीं करेंगे? ये क्या ज्वाइंट अपोजिशन है? अपोजिशन ये क्या हो यार, आप बात तो करने दें थोड़ा सा बोलें। बाबा, ये मशावरत होती है विद इन द पार्लियामेंट। अगर अपोजिशन आपकी ज्वाइंट है तो उनके साथ भी आप मशवरा करेंगे। हाँ। इमरान खान साहब भी अपने रुफका के साथ मशवरा करेंगे, हाँ। जिसमें कुछ वजीर होंगे जिसके ऊपर कोई न कोई केसेस हों। बात है कि आपने मान लिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो डिस्क्वालिफाइड अभी तक नहीं है। अगर डिस्क्वालीफाई होता तो फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन ही न रहता। लेकिन सर उस ऑपोजिशन के साथ मुशावरत कैसे हो सकती है अखलाकी बुनियादों पे, जो खुद नैब के केसेस भुगत रहे हैं? उस ऑपोजिशन से कैसे करे गवर्नमेंट मुशावरत? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो लिखा हुआ है लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है, एंड लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, इन कंसल्टेशन, ठीक है, विल चूज अ नेम। इसमें ये नहीं लिखा हो कि अखलाकी तौर पर पस्ती और अखलाकी तौर पर आला होना। जब तक वो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक ठीक, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। ठीक है, ठीक है। वैसे माजरत के साथ खोड़ो साहब, आप लोग भी अपने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के साथ कोई मुशावरत नहीं करते। वहां पर भी आइन मौजूद है, वहां पर भी कानून मौजूद है। इस पे जवाब ले लूंगी एक ब्रेक के बाद। बल्कि आमिर डोगर साहब, सर ब्रेक लेने देना, 10 बजे प्रोग्राम चलना है। सर ब्रेक लेने आपकी इजाजत से, आपकी सर इजाजत से ब्रेक ले लें, फिर आमिर डोगर साहब इस पे बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक जी, वापस आते हैं। आमिर डोगर साहब और निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निसार खोड़ो साहब, सिंध में भी आपके ऑपोजिशन लीडर एक मौजूद हैं, हलीम आदिल शेख साहब, उनके साथ आप भी मुशावरत नहीं करते। क्विकली जवाब दे दें, फिर मैं आमिर डोगर साहब की तरफ चाहती हूं। यहां कोई नैब का चेयरमैन बनने की कोई बात नहीं है। यहां इलेक्शन कमिश्नर की कोई बात नहीं है कि जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मुशावरत करनी कॉन्स्टिट्यूशनली लाजिम हो। बाकी रही बात, वो असेंबली में आते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। हम उसकी बात से न एग्री करें, वो हमारी बात से न एग्री करें, लेकिन उसमें कोई ऐसी मसला नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस सूबाई असेंबलियों का बैठकर फलां चीज का फैसला करेंगे। नहीं, हाउस बिजनेस कमेटी होती है, स्पीकर के सामने बैठती है,
और वो अगर कभी कभी बैठ के बोलती है कि जी असेंबली इस तरह से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर अभी मेरा ख्याल है कि चंद महीने पहले सिंध में बजट का मामला था, शायद आप लोगों ने हलीम आदिल शेख साहब की तकरीर ही नहीं होने दी थी, इस तरह का कुछ मामला था। आमिर डोगर साहब मुझे करेक्ट करेंगे। आमिर डोगर साहब। जी जी इसी जनाब आली बात सुने। सिर्फ ये आमिर डोगर साहब, जिस तरह खोड़ो साहब आइन और कानून का हवाला दे रहे हैं और 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इनको आइन और कानून और जमहूरियत के पीपल्स पार्टी बड़े दावादार और बड़ी चैंपियन भी बनती है। सिंध में अपोजिशन लीडर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं है, जबकि बाकी तमाम सूबों में ऐसा है। दूसरा, मैं कुछ माह पहले कराची गया, हलीम आदिल साहब ने मुझे सिंध असेंबली में बुलाया और बुलाकर अपोजिशन चैम्बर में गया, कुछ हमारे अपोजिशन के MPs को मैं मिला। गरीदा मेरे लिए हैरानगी की बात होगी कि नो डाउट बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए बड़ी जदोजहद थी, ठीक है, नो डाउट पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है। एक स्टैंडिंग कमेटी भी अपोजिशन के किसी मेंबर को नहीं दी इन्होंने, एक स्टैंडिंग कमेटी जो यहाँ इस्लामाबाद में भी भाषण देते हैं जमहूरियत का, और ना ही किसी जगह पे जो आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसल्टेशन होती है अपोजिशन लीडर पे, बल्कि वहाँ बिल्डोज किया हुआ पूरी तरीके से। ये एक चेहरा है इनका सिंध के अंदर और दूसरा चेहरा इस्लामाबाद। चले फिर यहाँ पर पीपल्स पार्टी और PTI एक पेज पे आ गए ना, एक पेज पे आ गए ना आप दोनों सर। नहीं, कैसे एक पेज पे आ गए? हमने तो यहाँ नहीं, मैं पार्लियामेंट की बात बता रहा हूँ, मैं रूलिंग पार्टी का चीफ विप हूँ। अपोजिशन के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अपोजिशन के पास जिन्होंने आज होना था हमारे साथ नहीं आए। जी राना तनवीर साहब थे ना, पहले शहबाज शरीफ साहब थे, फिर उन्होंने राना तनवीर को कहा। 40 में से कमोबेश 18 स्टैंडिंग कमेटियां जो अपोजिशन के पास है, फिर इनका अपना अपना एक शेयर है असेंबलियों में सीटों के हवाले के बाद। आज भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू मैं आपको दूं आपके इस चैनल के हवाले से कि आज भी पिछले हफ्ते भी एक बड़ों की अपोजिशन के हमारे साथ स्पीकर चैम्बर में बैठक हुई, आज भी एक बैठक हुई और एक ब्रेक थ्रू हुआ कि ये EVM का इशू जो है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इशू है, इसके ऊपर गवर्नमेंट तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से कहा कि पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट की जमातें जिन्होंने अल्टीमेटली इलेक्शन लड़ना है उनकी मुशावरत से अगर ये मामला आगे बढ़ जाता है और रिफॉर्म्स जो करनी है और जो रिकमेंडेशन अपोजिशन भी लेकर आए, तो आज ये एक चीज तय हो गई और एक पार्लिमानी कमेटी बनने जा रही है जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के अरकान होंगे और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने प्रपोज की हुई है वो हम उनके सामने रखेंगे और अपोजिशन अपनी लेकर आएगी। अच्छा, यानी कि अपोजिशन ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी EVM के मामले पे। आमिर डोगर साहब जी, मैं आपके चैनल से आपको मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ। ये तो बड़ी टर्न दिया है अपोजिशन ने ये और इसमें वज़ीर आज़म साहब ने इसमें जिसको कहते हैं उनका जैसे एक उनका शुरू से एक था कि भाई सब जमातों को मिलाकर चला जाए, और वज़ीर आज़म साहब ने इसमें बड़ी खुशी का और आमादगी का इजहार किया कि बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे जो आज बैठक हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल। जी, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब थे, शाजिया मरी साहबा थी, बल्कि नवीद कमर साहब का तो इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार है। अच्छा, अच्छाई की बात। खोड़ो साहब अब जवाब दें, तो बड़ा यूटर्न लिया है। वैसे आप लोग EVM की जो है मुखालफत करते हैं कि EVM किसी सूरत नहीं होने देंगे, ये इलेक्शन को हाईजैक कर रहे हैं, धांधली करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप लोग पार्लियामान में बैठते हैं बंद कमरों के पीछे, जो कि अच्छी बात है, पार्लियामान में बैठ के डिसाइड करें, बट यूटर्न लेते हैं सर आप लोग। फिर निसार खोड़ो साहब देखें, बात सुने, यूटर्न रखें अपने तरफ। ये आमिर डोगर साहब को कहें कि यू टर्न उनकी मिल्कियत है, वो अपने पास रखें। सर आप लोगों ने लिया है EVM में यू टर्न, एग्री कर दिया आप लोगों ने। सुने तो सही, आप मेरे अगर बात नहीं करने देंगे तो मैं उठ जाऊंगा। आप सवाल करें, मेरा जवाब सुने। मेरा सवाल मैं एक्चुअली समझा, एक मिनट प्लीज। मैं आमिर साहब की बात समझ नहीं सका कि नवीद कमर साहब वालों ने क्या कहा है, वो जरा रिपीट कर दे तो जवाब दूं। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज जरा हमें जरा आगाह कर दें, जरा अवाम को भी आगाह कर दें। पिछले हफ्ते अपोजिशन के साथ स्पीकर चैम्बर में बाबर अवान साहब भी थे, एक हमारी नशिस्त हुई जिसमें एक तबादला ख्याल हुआ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर जो हुकूमत प्रपोज कर रही है,
ایک پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے پارلیمنٹ کی، ٹھیک، جس کے اوپر آج اپوزیشن نے جواب مانگا کہ ہمیں اپنے لیڈران سے، لیڈرشپ سے بات کر کے پھر آپ کو بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آج پھر ایک نشست ہوئی الیکشن سے اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے، پھر اس نشست میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ بالکل ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، اور پی ایم ایل این نے اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم مانگا، شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کنسلٹ کرنا تھا۔ اچھا، پھر الٹیمیٹلی وہ بھی ایگری ہو گئے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چلے واضح ہو گیا، واضح ہو گیا۔ نوید قمر صاحب، شازیہ مری صاحبہ، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا، ٹھیک ہے، جی نثار کھوڑو صاحب، جی کھوڑو صاحب، سن لینا جواب، جی کھوڑو صاحب، جواب سن لینا میرا، جواب سننے کی فرصت ہے تو میں بتا دوں۔ کھوڑو صاحب بولیے، بالکل بولیے کھوڑو صاحب، مائک آپ تو کے میں آپ پاس سے پوچھ رہا ہوں نا جی، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں اس لیے۔ اب بات سنیں، کھوڑو صاحب بولیے۔ یہی بات ایک، اگر میں یہی بات حکومت والوں سے کہوں، عامر ڈوگر صاحب سے کہوں کہ آپ نے جب ای وی ایم کا مسئلہ کرنا تھا تو پہلے پارلیمانی کمیٹی کے ذہن میں کیوں بات نہیں آئی کہ اسپیکر صاحب کو دخل دینا پڑا، کہ اسپیکر صاحب بیٹھیں گے، ان کے سامنے تو سارے آ جائیں گے اور اسپیکر صاحب کی عزت رکھیں گے۔ کیوں پارلیمانی وزیر نے ایسے نہیں کیا؟ کیوں انہوں نے سجیسٹ پہلے نہیں کیا کہ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے؟ جب ہر قانون پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے تو پارلیمانی کمیٹی کیوں نہیں بن سکتی تھی پہلے؟ انہوں نے پہلے ضد میں ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے بل پیش کر کے پاس کیوں کروا دیا؟ سر ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکشن ہو رہی، ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکشن ہو رہی ہے، ای وی ایم پہ وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ بھی کر دی، ریکویسٹ کر دی کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، اور کیا کریں سر؟ اللہ اکبر، بات تو سنیں، پارلیمانی کمیٹی کیا ساری کمیٹی ایز اے ہول کسی پہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ ایز اے ہول بھی ایک کمیٹی بن سکتی ہے، ہاؤس کی کمیٹی، پورے ہول ہاؤس کی کمیٹی بھی بن سکتی ہے۔ سر اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کرنے کا عنصر نہیں بچتا، ان کا اچھا ایک کام ہے کہ انہوں نے آپ کو ملا کے بٹھا لیا، یو ٹرن تو آپ لوگوں نے لیا سر، اپوزیشن نے۔ آپ کر لیں فیصلہ، آپ کر لیں فیصلہ، ہمیں نہ بٹھاؤ۔ سر یو ٹرن تو کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں؟ کیوں کہہ رہا ہے یو ٹرن تو پیپلز پارٹی نے لیا ہے نا، کیوں کہہ رہا ہے کہ ای وی ایم پہ ہم بالکل بات نہیں کریں گے اور اب بات کرنے پہ راضی ہیں۔ اب غریدہ صاحب آپ سننے کی عادی نہیں ہے کیا؟ سر سنا ہے نا، میں آپ میں کہہ رہا ہوں اسپیکر کو بیچ میں پڑھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ پارلیمانی کا کام ہے، اسپیکر کا تو صرف پریزائڈ کرنے کا کام ہے، یہ پارلیمانی منسٹر کا کام ہے، حکومت کا کام ہے۔ اسپیکر تو بیچ میں ایک آربیٹریشن کے لحاظ سے بیٹھتا ہے۔ سر یہ پارلیمانی جمہوری روایات کا حصہ ہے کہ اسپیکر صاحب انٹروین کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں سب کو۔ نو سر گیلانی صاحب جب اسپیکر تھے، ہزاروں مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، سر کیا کر رہے ہیں سر؟ میں اس کا جواب دوں؟ جی ڈوگر کھوڑو صاحب کی اجازت لیتے ہیں پہلے۔ کھوڑو صاحب آپ کی اجازت، ڈوگر صاحب ایک آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ میں اپنے موقف پہ ہوں، ٹھیک ہے، کہ پارلیمانی منسٹر کی فیلئر ہے کہ کوئی قانون لانے سے پہلے پارلیمانی کمیٹی کی سجیشن کرتا، ڈائیلاگ کرتا اور پھر ڈسکشن کرتا۔ اسپیکر کو بیچ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جب نہیں کر سکا پارلیمانی، اس لیے اسپیکر کو کسی نے کہا ہوگا کہ آپ جی بیچ میں پڑھیں اور دونوں کو بلائیں اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے بھی کہہ دیا بھلا۔ کھوڑو صاحب آپ کی اجازت سے ڈوگر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ڈوگر صاحب جی بولیں، بسم اللہ۔ میں کھوڑو صاحب کی کریکشن کے لیے یا ان کی انفارمیشن کے لیے، پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی ہے جو پوری لیجسلیشن کمیٹی ہے اس کو دیکھتی ہے، اور اس سے پہلے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے پارلیمانی افیئر کی، اور سینٹ میں جس کے چیئرمین خود پیپلز پارٹی کے سینیٹر اقبال حیدر صاحب، اور نیشنل اسمبلی میں مجاہد حسین ہے، اس کمیٹی میں یہ ای وی ایم اور الیکٹرل ریفارمز کا بل 5-6 مہینے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ پھر شبلی فراز صاحب نے اس مشین کے اوپر دونوں کمیٹیوں کو ڈیمونسٹریشن بھی دی، پارلیمنٹ کے اندر مشین کو رکھا گیا، صحافیوں کو سب کو چیک کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جہاں تعطل آیا، پھر بھی میں چیف وپ ہوں، میرا بھی ایک کام ہے ایک طرح سے، جس طرح پارلیمانی افیئر کا وہ میرے کاؤنٹر پارٹ ہے، تو میں نے خود انگیج کیا، اسپیکر صاحب نے انگیج کیا۔ اس وقت
लीडरशिप का ये कहना था कि ईवीएम मशीन के ऊपर कोई बात नहीं होगी, ये हमारे लिए खतरा 440 वोल्ट है, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे तो हमें करंट लगेगा, इसको हम देख भी नहीं सकते। ये चीजें सारी 2-3 महीने की जो प्रैक्टिस है, उसमें इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी स्टैंडिंग कमेटियों में आते थे, बहुत सारे उनके इतराजात एड्रेस हुए, फिर एक बार उन्होंने एक लिस्ट चले आमिर डोगर साहब, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल विद अ यू टर्न। यस एग्जैक्टली, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल विद अ यू अगर ये टर्न। मामला जी और गरीदा, अगर ये मामला बिल आखिर पार्लियामान में हल हो जाता है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो इससे कौन सी इससे ज्यादा अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। ठीक है, अच्छा हम बड़ा क्लोजली हम तो 10 चाहते हैं बजे कि के करीब जा रहे 2023 का हैं, इलेक्शन तो मुझे साफ और शफाफ हो। छोटी सी ब्रेक लेनी है, माजरत के साथ छोटी सी ब्रेक, ताकि 10 बजे प्रोग्राम ऑन एयर भी हो सके। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। निसार खोड़ो साहब, आमिर डोगर साहब मौजूद हैं, बड़ी जबरदस्त डिबेट हो रही है, डिबेट के बाद वापस आएंगे। तो गैर मुल्की दौरों पे मिलने वाले तहाइफ, तोशा खाना की तफसीलात, आखिर हुकूमत छुपा क्यों रही है, शफाफियत क्यों नहीं है, इस पर सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन है, नारा है कि साफ चली, शफाफ चली, शफाफियत होनी चाहिए तमाम मामलात में, चाहे वो पार्टी के मामलात हों, चाहे वो गवर्नमेंट के मामलात हों। लेकिन अब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जब एक शहरी गया है कि जी हमें तफसील बताई जाए कि 4 सालों में इमरान खान साहब को बाहर के मुल्कों से तोहफे में क्या क्या कुछ मिला है और वो कहां कहां पड़ा है, कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, तो हुकूमत जो है उस फैसले के खिलाफ कि जी नहीं इस शहरी को नहीं बताना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गई है। जबकि यही काम इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में होते थे तो सवाल उठाया करते थे, सवाल उठाए जाने चाहिए, ये हर शहरी का बुनियादी हक है। आमिर डोगर साहब देखें, तोशा खाना के हवाले से माजी की दोनों पार्टियों के लीडरान ने जिस तरह उस माले गनीमत में अपने हाथ रंगे, आप सब जानते हैं, और उस पर रेफरेंस भी बने। फिर कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट डिवीजन इसको देखती है डायरेक्ट। कैबिनेट डिवीजन ने एक तरीकाकार बना दिया कि जो भी गैर मुल्की तोहफे मिलेंगे उसकी एक ऑक्शन होगी शफाफियत के साथ। तो इमरान खान तो उस शख्स का नाम है कि जिसने 40 से 45% कफायत जारी करके वज़ीर आज़म हाउस के जो अखराजात है उसमें कमी की, गैर मुल्की दौरों में सर ये सवाल का जवाब विजिबल कमी, ये सवाल का जवाब नहीं मैं उधर ही आ रहा हूँ। सवाल हो रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ कितने मिले हैं, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि तोशा खाने में जो तोहफ़े मिले हैं और वो खुदा ना खास्ता उनकी तफसीर इसलिए नहीं दी जा रही कि इमरान खान की या उनके किसी कैबिनेट के मिनिस्टर की उस पर नजर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर कोई छुपाने वाली चीज नहीं है तो पब्लिक कर दे। मैं इस बारे में बिल्कुल लाइल्म हूँ, ये क्वेश्चन अभी आपने रेज किया है, ठीक है, मुझे आप टाइम देंगी, मैं सुबह कैबिनेट डिवीजन से चेक करूंगा कि इसका तरीकाकार क्या है। मैं बिल्कुल ऐसे कोई हवा में तीर नहीं फेंकना चाहता, लेकिन इमरान खान की जात तोशो खाने के में मिलने वाले तोहफ़े के हवाले से एक रत्ती बराबर की भी मफाद की नहीं है कि उनकी जात खुदा ना खास्ता उनकी किसी घड़ी पे या किसी नेकलेस पे या किसी पे कोई वो एक कैबिनेट डिवीजन में तरीकाकार है, मुझे उसको चेक कर लेना दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। चले, नेकलेस की बात हो रही है, निसार खोड़ो साहब, इमरान खान साहब की नजर किसी नेकलेस पे नहीं है। जो गिलानी के खिलाफ तोशा खाना का रेफरेंस है, जो जरदारी के खिलाफ रेफरेंस है, वो बिल्कुल सही बुनियादों पे है। लेकिन इमरान खान गाड़ियों का, नवाज शरीफ वो एक ही सेम ही है ना कि जी वहां से ली और जरदारी साहब को दे दी फिर आगे। जी खोड़ो साहब, जवाब तो आमिर डोगर साहब दे नहीं पाए। उनको पता नहीं है कि तोशे खाने में कितना कुछ मिला है, कितना कुछ नहीं मिला है। एक शहरी गया है हिम्मत करके पूछने, हाँ ठीक है ना जी, आपको पता नहीं है तो आपका जवाब तो फिर मैं ना मानूं ना। बाकी रही कि क्या देंगे, डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे, तो किसी को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए कि जी हम ये स्टेट सीक्रेट है। स्टेट सीक्रेट किसी वजीर ने कहा, किसने कहा, वो भी आपको पता, मुझे पता नहीं है। बाकी रही इमरान खान साहब क्या छुपाएंगे, क्या ले जाएंगे, इसको छोड़ दें। वो क्रिकेट की कमाई करते थे तो वो लंदन में फ्लैट ले लेते थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जी तफसीलात नहीं दे सकते, ये कौमी वकार के खिलाफ है। तो फिर किसी और पर केस क्यों किया? फिर आप लोगों ने गाड़ियां खाई है ना, आप लोगों ने नेकलेस खाए हैं सर, और केस किस बात का किया है?
तो दूसरों पर केस क्यों किया? बहुत कुछ खाया। सही कह रहे हैं आमिर डोगर साहब। देखें आमिर साहब, मैंने आप पर डायरेक्ट हमला नहीं जाती किया। तौर पे तो ये समझता हूं, ऐसे नहीं बोल, ऐसे ना बोल। जाती तौर पे तो मैं समझता हूं कि सीक्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं बोले, ये ऐसे नहीं बोले। अच्छा चलें खोड़ो साहब, लेकिन डोगर साहब बड़ी ना अहम बोले। बात कर रहे थे, लेकिन ठीक है खोड़ो साहब बोलिए। जब इमरान खान साहब को मिले हुए तोहफे बताए नहीं जा सकते, तो किसी और पर आपने केस डालकर और उनको घसीटा क्यों है के कोर्ट में? सर आप लोगों ने जाती इस्तेमाल में कर लिए ना, सरकारी तोहफे, रियासती तोहफे जाती इस्तेमाल में ले आए, वो खुल गई बातें, ये फर्क है। पहले ये इनको बताना चाहिए ना, इमरान खान वालों को बताना चाहिए। बताएंगे, इमरान खान नहीं छुपाएगा। तो फिर बताते क्यों नहीं है? अटॉर्नी जनरल ने क्यों दे दिया बयान? ठीक, ये मुझे अभी पता चला, मैं इंशाल्लाह इसको चेक तो अभी आपको पता चले न चले, पता चले। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, आपको पता चले न चले, लेकिन गरीदा साहिबा ने अगर कुछ कहा है तो झूठ तो नहीं कहा होगा ना। सर ये आज सारे अखबारात में, सारे मीडिया में खबर चली है, लेकिन टाइम भी मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो डोगर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। डोगर साहब, खोड़ो साहब आपके लिए ही बात कर रहे थे कि जी सीक्रेट नहीं होना चाहिए, राइट डोगर साहब, कि तोशा खाना की डिटेल सीक्रेट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जो चीज मिली है कौम को पता होना चाहिए कि किस मुल्क के सरबराह ने क्या कुछ दिया है। इसमें तो बिल्कुल दूसरी राय नहीं है। अटॉर्नी जनरल को बताते ना आप, अटॉर्नी जनरल को बता देते ये बात, उसको पता नहीं है, उसको कानून का इल्म नहीं है। ठीक ठीक ठीक, चलें। मेरे नहीं हो सकता कोई कानून पहले आप लोगों ने ऐसा बनाया हो और हम उस कानून में अगर है तो उसमें तरमीम करेंगे। कानून तो तोशा खाने का आप लोगों ने बनाया ना। ये सारी बंदर बांट तो आपके हुकूमत के इमरान खान के 3 सालों में नहीं बनाया। इसके भी जिम्मेदार आप लोग हैं। जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। पता ही नहीं है आमिर साहब, आपको पता ही नहीं है तो आप क्यों बहस कह रहे हैं खामखा? इसके भी जिम्मेदार पुरानी मैं आप ही की जवाब का जवाब दे रहा हूँ ना कि तोशा खाने का जो। अरे बाबा एक मिनट, आप वहां बैठे हैं इसलिए किसी और को बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा अगर तोशे खाने की डिटेल को जाहिर करना जरूरी था तो अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया क्यों? अटॉर्नी जनरल तो कानून का माहिर होता है ना, हुकूमत का नुमाइंदा, उसको तो सब पता होना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी हुकूमत का वकील होता है, एडिशनल तो वो क्यों ऐसे बयान दे? चले टाइम आपने केस डाले हुए किसी और जो बनाया होगा गरीदा, ये क्या है कानून के तहत उसने जो भी बयान दिया है, ये कानून इन 3 सालों में तो असेंबली में मेरे सामने नहीं आया ना। समझाएं ना अपने, कस्टोडियन है तो ये पहले से बना होगा ना। ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया। पहले से बना होगा ना कानून, आप लोगों ने बनाया होगा ना, हमने तो नहीं बनाया ना। आमिर साहब कानून जो बना वो आइन की किताब में लिखा जा चुका। आप फरोगे तकसीम को या शिबली साहब को या फवाद साहब को बता दे, खामखा पंगे न लिया करें। अच्छा चलें, टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है, लेकिन खोड़ो साहब इसकी भी जिम्मेदार आपकी और नून लीग की पिछली हुकूमत है। बस ये तय हो गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदार है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदार है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आमिर डोगर साहब और राना तमीर हुसैन साहब की तरफ से बहुत अफसोस, हमें बहुत अफसोस कि उन्होंने कमिटमेंट करके इस तरह से प्रोग्राम से जो है आज ड्रॉप किया है, वो भी लास्ट मोमेंट पे। ये राना तमीर हुसैन साहब जैसे सीनियर और बड़े जहांदीदा सियासतदान से बिल्कुल मुतवक्के नहीं था। बहरहाल और नून लीग का आज बयानिया या नून लीग का आज रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम में नहीं हो सका। राना तमीर हुसैन साहब इसके जिम्मेदार हैं। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।